May 2nd, 2011. दो हेलीकॉप्टर्स खामोशी से एबोटाबाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। अंदर थे 24 नेवी सील्स। टारगेट एक ही था, 9/11 अटैक्स का मास्टरमाइंड बिन लादेन। ये मिशन इतना टॉप सीक्रेट था कि इसकी खबर सिर्फ यूएस गवर्नमेंट के चंद गिने चुने टॉप ऑफिशियल्स को थी। 10 साल की तलाश के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा वांटेड आदमी आखिरकार लोकेट हो चुका था। इस पूरी ऑपरेशन के 3 क्लियर स्टेप्स थे। फर्स्ट, हेलीकॉप्टर्स को बगैर डिटेक्ट हुए लैंड करना। सेकंड, कॉम्पाउंड के अंदर दाखिल होना। एंड फाइनली, टारगेट को या तो एलिमिनेट करना या जिंदा पकड़ना था। 29 अक्टूबर 2004, सिर्फ 4 दिन रह गए थे 2004 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में। ऐसे में अचानक एक नई वीडियो टेप सामने आती है और पूरी न्यूज़ साइकिल पर छा जाती है। जॉर्ज बुश और जॉन केरी के दरमियान मुकाबला जोरों पर था और पूरी कैंपेन का महवर 9/11 के बाद की फॉरेन पॉलिसी। Al-Qaeda's key members and associates have been brought to justice. To destroy, capture, kill Osama bin Laden and all of the ये टेप जो अल जज़ीरा पर पब्लिश हुई है, उसमें ओसामा बिन लादेन पहले से कहीं ज़्यादा साफ अंदाज में 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी कबूल करता है। इस वीडियो का अंदाज, जिसमें बिन लादेन एक लेजिटिमेट लीडर बनने की एक्ट करता है, जैसे वो बराह रास्त इसी कौम से बात कर रहा हो जिस पर उसने हमला किया, एक तल्ख रिमाइंडर था कि दुनिया का सबसे मतलूब शख्स शायद जहां भी है, खुद को खासा महफूज महसूस कर रहा है। बिल्कुल उसी वक्त CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया में एक स्पेशल यूनिट बिन लादेन को ढूंढने पर मामूर थी, लेकिन उस वक्त तक तकरीबन तमाम लीड्स ख़त्म हो चुकी थी और सूरत हाल खासी फ्रस्ट्रेटिंग बन चुकी थी। इस फ्रस्ट्रेशन की एक बड़ी वजह यह भी थी कि तकरीबन 3 साल पहले तक इन्हें यकीन था कि वो बिन लादेन को बहुत करीब से ट्रैक कर रहे हैं। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो अल कायदा फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न हिस्से में धकेल दिया गया। ये वही इलाका था जहां उन्होंने खुद को टोरा बोरा के पहाड़ों और गारों में छुपा लिया। अमेरिकन इंटेलिजेंस को शक था कि बिन लादेन भी वहीं कहीं छुपा हुआ है। अमेरिकन्स ने मकामी अफगान कबाइल के साथ मिलकर वहां शदीद लड़ाई लड़ी और एरिया पर एयर स्ट्राइक्स की गई। लेकिन जब तक ये लड़ाई खत्म हुई, बिन लादेन वहां से फरार हो गया। लड़ाई के बाद सिर्फ 20 अफराद गिरफ्तार हुए और CIA खाली हाथ रह गई। ये शायद एक ऐसा यूनिक मौका था जहां वो अल कायदा के लीडर को पकड़ सकते थे, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। तोरा बोरा की लड़ाई के बाद जिन चंद लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इन्हीं में से एक शख्स इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक गैर मुतवक्का ब्रेक थ्रू साबित हुआ, मोहम्मद अल-क़त्तानी। शुरुओं में वो इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए एक आम शख्स था। इसका दावा था कि वो सिर्फ अफगानिस्तान आया है, शिकार, खास तौर पर फैल्कनरी में दिलचस्पी की वजह से। लेकिन जब उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए तो वो मैच हो गए एक पुराने US इमिग्रेशन रिकॉर्ड से। कुछ हफ्ते पहले कातानी ने अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की थी। वो एक 1 वे टिकट पर सफ़र कर रहा था और उसके पास $2,800 कैश था। कस्टम्स एजेंट को शक हुआ और उसे मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया गया। इसी दिन ओरलैंडो एयरपोर्ट से एक कॉल की गई, एक ऐसे नंबर पर जो अल कायदा से मुंसलिक था और पहले से CIA सर्वेलेंस में था। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के लिए अलार्मिंग था। उन्होंने फौरन एयरपोर्ट CCTV फुटेज का जायजा लेना शुरू किया और फिर उन्हें मिला एक और बड़ा नाम, मोहम्मद अता। ये वही अता था जो 9/11 का रिंग लीडर और फ्लाइट 11 का पायलट था। फुटेज में वो वही गाड़ी रेंट कर रहा था जो शायद कातानी को पिक करने के लिए थी। ये स्ट्रांगली बिलीव किया गया कि कातानी भी फ्लाइट 93 का हिस्सा बनने वाला था। वही फ्लाइट जो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुई जब पैसेंजर्स ने जहाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की और हमला आवरों का असल मकसद नाकाम हो गया। इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कातानी को मजीद इंटेरोगेट किया गया और वो उन कई अल कायदा कैप्टिव्स में से एक बना जिन्होंने अगले कई सालों में ऑर्गेनाइजेशन के इनर स्ट्रक्चर को समझने में मदद दी। 2002 में अबू जुबैदा, जो अल कायदा का एक लॉजिस्टिक हैंडलर था, गिरफ्तार हुआ। उसने CIA को बताया कि अमेरिका पर हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खालिद शेख मोहम्मद था। एक साल बाद 2003 में खालिद शेख मोहम्मद भी पकड़ा गया।
दूसरी तरफ कातानी ने तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ किया कि 2001 के जुलाई में हमलों की तैयारी के दौरान खालिद शेख मोहम्मद ने उसे एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो उस वक्त CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था, अबू अहमद अल कुवैती। यही वो शख्स था जिसने कातानी को ऑपरेशनल सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी थी। ये मालूमात इन्वेस्टिगेटर्स के लिए निहायत अहम थी। अब वो अल-कायदा के स्ट्रक्चर को ज़्यादा क्लियर अंदाज में देख पा रहे थे। एक साइड पर थे लेस एजुकेटेड जंगजू, दूसरी तरफ प्लानिंग और कमांड का लेयर, और सबसे ऊपर था बिन लादेन। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था, अभी तक किसी को ये नहीं मालूम था कि बिन लादेन कहाँ है, और उस तक पहुँचने का कोई बराह रास्त सुराग नहीं मिल रहा था। CIA ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने फोकस किया बिन लादेन के करीबी रवाबित और उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क पर। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो किन लोगों के साथ राबिते में है और कैसे। बिन लादेन के खानदान के अफराद जिनका पता चल सका, इनसे उसका कोई राबिता नहीं था। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, बिन लादेन अब भी पैगामात भेज रहा था। आने वाले सालों में ऑडियो टेप्स मंजर आम पर आते रहे, और CIA को पता था कि वो अल-कायदा की क़ियादत से किसी न किसी ज़रिए से राबिते में है। तो CIA ने एक नए एंगल पर तवज्जो मरकूज़ की, कुरियर नेटवर्क, यानी वो लोग जो पैगामात को मैनुअल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। Big and tasty. One war with Iraq. I'm running for governor. Exploded in the sky. Our congratulations on An historic victory. जनवरी 2004 में कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम था हसन गुल। वो एक ऐसा खत ले जा रहा था जो सीधा ओसामा बिन लादेन के नाम पर था। जब उसे अमेरिकन्स के हवाले किया गया तो तफ्तीश के दौरान उसने एक निहायत अहम इंकिशाफ किया, अबू अहमद अल कुवैती। यही वो शख्स है जो बिन लादेन के लिए पर्सनल कुरियर का किरदार अदा करता है। अब तक CIA को ये अंदाज़ा तो था कि बिन लादेन किसी कुरियर नेटवर्क से पैगामात भेज रहा है, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने वाज़ेह तौर पर एक ख़ास नाम दिया। मगर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, द इंफॉर्मेशन गेट मोर एंड मोर कंफ्यूजिंग। हसन गुल कहता है कि अल कुवैती एक आला सतह का रुकन है जो खालिद शेख मोहम्मद और उसके जानशीन अबू फराज अल लिबी दोनों के करीब था। लेकिन जब KSM को इंटेरोगेट किया गया तो उसने दावा किया कि कुवैती का कोई ख़ास रोल नहीं है, बल्कि उसने तो ये तक कहा कि वो बहुत पहले रिटायर हो चुका है। 2005 में अबू फराज अल लिबी भी पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ और उसने भी यही बात दोहराई, कुवैती का किरदार मामूली है। इन्वेस्टिगेटर्स अब तक ये नहीं जान पाए थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। एक और अल-कायदा रुकन हम्बाली ने एक और पहलू रिवील किया। उसने कहा कि कुवैती ने कराची में एक सेफ हाउस मैनेज किया था उस वक्त जब तालिबान ने अफगानिस्तान छोड़ा था। अलग अलग बयानात, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी, कुवैती का नाम बार बार सामने आ रहा था। बस एक प्रॉब्लम थी, ये नाम अबू अहमद अल कुवैती उसका असली नाम नहीं था। ये सिर्फ एक कुन्नियत थी जिसका मतलब है अहमद का बाप, जो कुवैत से है। Another sides of Peace and stability. Blockbuster Total Access, Netflix. Essentially, they work the same way. the latest cyber drug of choice is called Twitter. For a war that should have never been waged. Calling it iPhone. 2007 में बिलाखिर वो ब्रेक थ्रू मिलता है जिसका CIA सालों से इंतजार कर रही थी। ये लीड उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने फराहम की। इसी से पता चला कि अबू अहमद अल कुवैती का असल नाम है इब्राहिम सईद अहमद, एक पाकिस्तानी जिसका ख़ानदान कभी कुवैत मुंतकिल हुआ था। लेकिन अगरची अब नाम मिल चुका था, उसे लोकेट करने में मज़ीद कई साल लग गए। President-elect, your victory. For bankruptcy. I'm gonna let you finish. Michael Jackson has died. The rescue effort begins. This guy is great. As good as we've seen. जून 2010 में उसकी फ़ोन बिहेवियर में एक गैर मामूली तब्दीली आई। वो और उसका भाई अब नए तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे थे और उसी की मदद से NSA को उसकी जियो लोकेशन ट्रेस करने का मौका मिला। अब वो शख्स सिर्फ कभी कभार अपना फ़ोन ऑन करता था और जब भी करता तो वो पेशावर के करीब मौजूद होता था।
CIA نے ज़मीन पर सर्वेलेंस शुरू की। एक पाकिस्तानी CIA एजेंट ने उसे पेशावर में गाड़ी चलाते हुए आइडेंटिफाई किया और फिर चुपके से उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा। और यहाँ एक हैरानकुन चीज़ सामने आई। जिस कॉम्पाउंड में कुवैती रहता था वो आम घर नहीं था। वो इतना बड़ा था कि CIA के इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि शायद वो पहले ही वहाँ मौजूद हैं। कुवैती खुद बिन लादेन के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा हो सकता है। 2 मई 2011, वो दिन जब अमेरिका ने अपनी तारीख का सबसे खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स खामोशी से एबटबाड की फ़ज़ा में दाखिल होते हैं और वो लम्हा आता है जिसकी प्लानिंग पूरे 8 महीने से हो रही थी। जैसे ही सिपाही हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, प्रेसिडेंट ओबामा व्हाइट हाउस के आरामदेह एनवायरनमेंट से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 8 महीनों की प्लानिंग के बावजूद वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गए। पहला हेलीकॉप्टर जब कॉम्पाउंड के अंदर लैंड करने की कोशिश करता है तो होवरिंग के दौरान पायलट का कंट्रोल लूज हो जाता है। हेलीकॉप्टर सीधा कंपाउंड के सेंट्रल कोर्टयार्ड में क्रैश कर जाता है। इसका टेल टूट जाता है। दूसरा हेलीकॉप्टर फौरन रद्द अमल देता है और कंपाउंड के बाहर खुली जगह पर सेफली लैंड करता है। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। क्रैश के फौरन बाद सील्स रीग्रुप करते हैं और मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। साउंड से अंदाज़ा हो चुका था कि अंदर मौजूद लोग अलर्ट हो चुके होंगे। अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। ज़मीन पर आकर ये वाज़े हो जाता है कि ये कॉम्पाउंड मुकम्मल तौर पर सेल्फ सफिशिएंट है, यानी ओसामा बिन लादेन को बाहर की दुनिया से राबिते की बहुत कम ज़रूरत थी। नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक ग्रीन हाउस था जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती थीं। पास ही कुछ जानवर भी रखे गए थे ताकि ग्रोसरी ट्रिप्स कम से कम हों और जो भी ट्रैश बनती वो जलाई जाती ताकि कोई लोकल गार्बेज कलेक्टर शक न करे। CIA ने 5 साल तक बिन लादेन को न कंपाउंड में दाखिल होते देखा न निकलते, और यही वो तरीका था जिसने अब तक उसे अनडिटेक्टेड रहने दिया। 1 टीम को टास्क दिया गया था कि वो गेस्ट हाउस का गेट ब्रीच करे। दूसरी सील टीम्स ग्राउंड फ्लोर पर मुख्तलिफ एंट्रेंस पॉइंट्स पर डिप्लॉय हो गईं। एक टीम कंपाउंड से बाहर स्टैंड बाय थी ताकि अगर नेबर्स जाग जाएं तो उन्हें कंट्रोल में रखा जा सके। 3 सील्स गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होते हैं। सामने एक शख्स AK-47 के साथ नजर आता है। तीनों फौरन फायर करते हैं। वो बाकी टीम को रेडियो करते हैं कि गेस्ट हाउस क्लियर है। 3 हलाक, इनमें से एक है अबू अहमद अल कुवैती। यही वो मैसेंजर था, बिन लादेन का करीबी तरीन साथी, और वही आदमी जिसने बेखबरी में अपनी लोकेशन रिवील कर दी थी। इसी का नाम इंटेरोगेशंस में बार बार सामने आता रहा था और उसी के पीछे चलते हुए CIA यहाँ तक पहुँची थी। अब सवाल ये था, बिन लादेन ने हाइड होने के लिए पाकिस्तान ही क्यों चुना? अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी बहुत भारी थी, लेकिन पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री जहाँ बॉर्डर रिलेटिवली पोरस था, स्लिप करना आसान था और जहाँ से कुरियर्स आसानी से प्रोग्रेस और अपडेट्स ला सकते थे। ज़मीन पर मिशन का दूसरा मरहला शुरू हो चुका था। मेन कंपाउंड के अंदर ब्रीच। कंपाउंड के साउथर्न एंट्रेंस पर मौजूद टीम आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा अनलॉक करती है और मेन बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में दाखिल होती है। ये हिस्सा वो जगह थी जहां खानदान ज़्यादा वक्त गुजारता था। पहला कमरा था एक आम सिटिंग रूम विद फ्लोर लेवल काउचेस फ्लोरल डिज़ाइंस के साथ। ज़ाहिरी हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि ये ग्रंजी और सादा तर्ज ज़िंदगी है जो कि इस एफ्लुएंट इलाके के लिहाज से गैर मुतवक्का था। किचन के सामने एक कमरा था जो मेकशिफ्ट क्लासरूम की तरह नजर आता था। यहाँ घर के बच्चों को अरबिक में तालीम दी जाती थी। अंधेरे में एक शख्स कॉरिडोर पार करता नजर आता है। वो दरवाजे से झुक कर देखता है। सील्स फौरन फायर करते हैं। कमरे में घुसते हैं। एक और शख्स राइफल की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। सील्स को खदशा होता है कि हो सकता है घर में मजीद मुसल्लह अफराद मौजूद हों, इसलिए वो पूरे फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करते हैं, लेकिन कोई और नहीं मिलता। सील्स अंदर आ तो गए हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए जो दरवाज़ा है वो सॉलिड मेटल का बना हुआ है। स्टैंडर्ड चार्जेस नाकाम हो जाती हैं। हाई पावर एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन उसका शूर पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। लिहाजा वो प्रिसीजन ब्रीचिंग चार्जेस इस्तेमाल करते हैं, छोटे लेकिन फोकस्ड ब्लास्ट्स, सिर्फ लॉक को डैमेज करने के लिए शूर मचाए बगैर। इसी दौरान कंपाउंड के फ्रंट पर मौजूद दूसरी सील टीम भी पहुंच चुकी है और वो भी सेकंड फ्लोर का एंट्रेंस ब्रीच करने की तैयारी में है। जब वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। ऊपर से एक नौजवान झुक कर देखता है, सफ़ेद टी शर्ट पहने, चेहरे पर हीरत।
सील्स फौरन एक्शन लेते हैं, टारगेट एलिमिनेटेड। वो था ओसामा बिन लादेन का बेटा खालिद। अब सील्स पहली बार दूसरी मंजिल के अंदर नजर डाल रहे हैं। ये वो जगह थी जहां कंपाउंड के रिहायशी दुनिया से जुड़े रहते थे, बगैर फोन या इंटरनेट के। यहाँ था कमांड सेंटर, 3 अलग अलग कमरे, जहां पड़ी थी कई कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स और स्टोरेज डिवाइसेस जो अल कायदा के सीक्रेट्स और ऑपरेशंस से भरे हुए थे। बिन लादेन ने एक निहायत चालाक कम्युनिकेशन मेथड अपनाया हुआ था, जिसने CIA के लिए उसका पीछा करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया था। वो ऑनलाइन मैसेजिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल नहीं करता था, वो हैंड रिटन लेटर्स लिखता था, या अगर डिस्टेंस पर मैसेज भेजना होता तो उसे USB फ्लैश ड्राइव में सेव करता और कोई कुरियर उसे किसी दूर मकाम से अपलोड करता। लेकिन ये ऑफलाइन तरीका भी रिस्क से खाली न थी। हर चीज़ फिजिकल फॉर्म में स्टोर होती थी, और अब वो स्टाश सील्स के हाथ लग चुकी थी। ये सब कुछ अमेरिका के लिए गेम चेंजिंग इंटेल साबित हो सकता था, लेकिन अभी वक्त नहीं था इसे चेक करने का। पहले पूरा कंपाउंड क्लियर करना था। सील्स आप कंपाउंड की तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, एक तंग सी स्टेयरकेस अंधेरे में डूबी हुई। यहाँ तक कि नाइट विजन गॉगल्स के साथ भी बहुत कम नजर आ रहा था। वो खामोशी से सुनते हैं, किसी भी हरकत का इंतजार करते हैं। अचानक एक हल्की सी झलक नजर आती है, फौरन एक शॉट फायर होता है और टीम अंदर घुस जाती है। कमरे में 2 औरतें, बिन लादेन की बीवियां, खौफ में लपटी हुई। कमरे के एक कोने में बच्चे रोते हुए दीवार से लगे हुए। सामने फर्श पर एक लंबा शख्स, चेहरे पर ग्रेश बियर्ड। सील्स जानते हैं यही है ओसामा बिन लादेन। टारगेट एलिमिनेटेड। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। किसी भी वक्त कोई दूसरा हाई रैंकिंग मेंबर लीडरशिप संभाल सकता है, और जो इंटेल दूसरी मंजिल पर पड़ा है वो अगला डिसाइसिव ब्लो बन सकता है। इसी लम्हे सील्स रेडियो पर एक पैगाम क्रैकल करता है। पाकिस्तान मिलिट्री बेस नियर अबोथबार्ड ने फौरी जेट्स लॉन्च कर दिए हैं, यानी उन्हें खबर हो चुकी है, वक्त बहुत कम है। टीम फौरन बिन लादेन की लाश एक बैग में रखती है ताकि उसे बेस पर ले जाकर DNA टेस्टिंग की जा सके। सील्स को यकीन है कि यही वो है, लेकिन 100% श्योर होने के लिए टेस्ट जरूरी हैं, क्योंकि बिन लादेन की कोई रीसेंट तस्वीर दस्तयाब नहीं थी। सबसे पब्लिक इमेज 14 साल पुरानी 1997 की थी। इसी दौरान दूसरी टीम सेकंड फ्लोर से जितना मुमकिन हो इंटेल समेट रही है। हार्ड ड्राइव्स, लैपटॉप्स, फोन्स, सब कुछ। चंद ही मिनट बाकी हैं। हर चीज दोबारा चेक की जाती है, ये इंश्योर करने के लिए कि कुछ क्रिटिकल पीछे न रह जाए। जाने से पहले जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। बैकअप हेलीकॉप्टर कॉम्पाउंड पर पहुंचता है और एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाती है। कमाल की बात यह थी कि किसी सील को एक खराश तक नहीं आई। ये अमेरिका के मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे प्रिसाइज और सक्सेसफुल मिशंस में से एक थी। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के कुछ ही घंटों बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, लेकिन उस वक्त तक बिन लादेन की बेरियल पहले से ही जारी थी। फैसला हो चुका था कि उसे कब्र नहीं दी जाएगी, ताकि उसकी कब्र किसी इंतहा पसंद लोगों के मज़ार में तब्दील न हो जाए। लिहाजा उसकी लाश को एक वाइट श्रूड में लपेटा गया, एक वजनी बैग में रखा गया और गहरे समंदर में उतार दिया गया। कंपाउंड से हासिल होने वाला इंटेल अमेरिका के लिए एक खजाना साबित हुआ। हार्ड ड्राइव्स में सिर्फ खुफिया प्लान्स ही नहीं, बल्कि कुछ गैर मुतवक्का चीज़ें भी थीं। सुपर मारियो ब्रदर्स, काउंटर स्ट्राइक, ऐसे गेम्स जो शायद बच्चों या ख़ानदान वालों के लिए थे। मगर उसके साथ साथ तकरीबन 97,000 दस्तावेज़ात मिले, जिन्हें समझने और एनालाइज करने में सालों लगे। ये इंफॉर्मेशन अल-कायदा के इंटरनल काम, स्ट्रैटेजी और मुस्तकबल के मंसूबों को बेनकाब करती थी। जब तक पाकिस्तान आर्मी को पूरी सूरत हाल की खबर हुई, सील्स कंपाउंड छोड़ चुके थे, और फिर आने वाले दिनों में कंपाउंड को विजिट किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, लोकल जर्नलिस्ट्स, लोग सब वहां पहुंचे। लेकिन 9 महीने बाद लोकल अथॉरिटीज़ ने वो कंपाउंड मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया, ताकि वो किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन में न बदल जाए। आज सिर्फ एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन बाकी है, एक ऐसी कहानी का निशान जिसने दुनिया की तारीख बदल दी।